तो वेलकम टू अवर न्यू शो। और आज सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 और M01 स्मार्टफोन के बारे में। यार ये जो दोनों जो नए फ़ोन है ना, ये बहुत ही जल्दी, या मैं कहूँ अगले ही हफ्ते या अगले के अगले हफ्ते या जून की स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि 5000 mAh की बैटरी के साथ आ रहे हैं, एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इनकी कीमत है ना लगभग 10-12 हज़ार तक हो सकती है। वैसे देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को सैमसंग के फ़ोन पसंद है तो आप इनके ऊपर जा सकते हो। अगर स्पेसिफिकेशन के ऊपर नज़र डालें तो सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको देखने को मिल सकता है 720p का LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, माना कि थोड़ा सा पुराना है, 3GB रैम 4GB रैम के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। ट्रिपल कैमरास देखने को मिलेंगे, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5MP का डेप्थ सेंसर, 5MP का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर ये देखने को मिलेगा। M01 में आपको डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर। तो देखा है तो लगभग 10-12 हज़ार की कीमत में या 10 हज़ार से कम कीमत में आपको एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले सैमसंग के। और इसके बाद वहीं बात करें तो कल है ना रेडमी ने अपना Redmi 10X लॉन्च किया था, जिसके बारे में मैं अपने मेन चैनल पे बात कर चुका हूँ। वो शायद फोन इंडिया में आपको रीब्रांड होकर किसी और नाम से देखने को मिल सकता है, लेकिन उसी के साथ ही Redmi Book 13, 14 और 16 लॉन्च करे AMD Ryzen 4000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ। और खास बात यह है कि इनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है ना वो हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000 की भी आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन इंडिया में जो Redmi Book है ना ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया में जो Redmi Book की एंट्री होने वाली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, मतलब एक लीक डेट बता रहा हूँ आपको, और उससे पता चलता है कि इंडिया में जो आएगा ना वो Redmi Book 13 होगा या 14 होगा। उसके अंदर आपको इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और अप्रॉक्सीमेटली 30,000 या बिलो 30,000 रुपीज़ की कीमत होने वाली है। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है। चाइना में काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं, इंडिया में बहुत लिमिटेड आएंगे। और अगर आपको Xiaomi के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है ना, डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दीज थिंग्स। इसके बाद बात करें तो रेडमी का स्मार्ट टीवी भी कल लॉन्च है। 50 इंच का, 55 और 65 इंच के 4K HDR टीवीज़ हैं, मल्टी फ्रेम, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के टीवीज़ इन्होंने लॉन्च करे हैं। देखा जाए तो इंडिया में भी इस टाइप के जो टीवीज़ हैं वो आएंगे Redmi ब्रांडिंग के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें कोई पता नहीं है। और MI TV 4 सीरीज जो काफ़ी लंबे समय से चलती हुई जा रही है ना, अब लगता है कि Xiaomi को उसे रिप्लेस करने का मतलब आ गया, टाइम आ चुका है। क्योंकि जो Xiaomi के Mi TV के कंपेरिजन जो कंपटीशन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जैसे बात कर Realme का हो चुका है, TCL, Viu, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि बनाती है अपने टीवीज़ को। और बात करें तो टीवी मार्केट में कॉम्पिटिशन करने में अब लगता है Xiaomi को अपने MI TV 5 सीरीज लानी चाहिए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे अगर Realme TV के बारे में बात करें तो Realme ने अपना जो Realme TV है ना वो अनाउंस किया था मंडे को, लेकिन 32 इंच और 43 इंच मॉडल थे, उसके अंदर कोई 4K वाला मॉडल नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक कंफर्म हो रखा है कि 55 इंच में 4K QLED वाला एक फ्लैगशिप प्रीमियम टीवी पे वो काम कर रहे हैं और उसे भी बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। इसी के साथ ही 100 वॉट की एक साउंड बार है जिसके अंदर सबवूफर होगा, साउंड बार होगी और उसकी कीमत 10,000 रुपये से कम होगी। ये लॉन्च होने वाला है। और जो Xiaomi का जो नया 55 इंच का टीवी होगा ना, इसकी कीमत आप 50,000 से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि जो Realme ना वो हेड टू हेड लगी पड़ी है Xiaomi के साथ, और जो चीज़ Xiaomi कर रही है ना वो ही Realme को करना। और Realme को मतलब A to Z, मतलब कि अगर Xiaomi अगर कुछ करे, कुछ भी फ़ोन निकाले, सेम उसी प्राइस कैटेगरी में सिमिलर वैसा प्रोडक्ट निकालो। मतलब Realme का मेरे को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली Xiaomi के पीछे पड़े और Xiaomi का मार्केट शेयर खाना और Xiaomi को किसी तरीके से बाहर भगाना है। Realme को BBK की दूसरी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि OnePlus क्या कर रही है, Oppo क्या कर रही है, Vivo क्या कर रही है, iQOO क्या कर रही है, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा। उसको मेन फर्क पड़ता है Xiaomi क्या कर रही है। अगर Xiaomi कुछ करेगी ना, Realme भी वो करेगी। अब देखा जाए तो अब टीवी मार्केट में उतर ही चुके हैं, स्मार्ट वॉच भी लेके आ चुके हैं, ईयरफोन्स भी वो अपने अनाउंस कर चुके हैं। देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है, लेकिन दोनों के बीच में जो टक्कर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो रही है। और इसी के बाद बात करें तो Realme का X50T स्मार्टफोन। यार Realme के हम काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स देख चुके हैं। X50 Pro आया था इंडिया में, चाइना में X50 को अनाउंस किया था, उसके बाद X50M अभी अनाउंस किया था, उसके बाद अब बात की जा रही है X50T की। यानी कहने का मतलब ये है कि यार अलग अलग नाम से एक ही स्मार्टफोन को लॉन्च करते हुए जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि Realme ने अभी तक अपने डिज़ाइन लैंग्वेज को भी चेंज नहीं किया। ये भी नोटिस करने वाली बात है। यानी कि जैसा डिज़ाइन उनका पिछले कुछ लंबे समय से चला आ रहा है ना कि वर्टिकल कैमरा सेटअप, उसके अंदर कोई चेंजेस होते हुए नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी जो Realme के जो आने वाले जो फ़ोन्स हो सकते हैं उनके अंदर आपको एक नया डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। वैसे Realme X3 सुपर जूम में भी सिमिलर डिज़ाइन है, वो आएगा। लेकिन उसके बाद के जो फ़ोन आप जुलाई से एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अंदर आपको
पीछे की तरफ एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, कैमरा लेआउट में भी चेंजेस होंगे। शायद से इस बार आपको शायद कुछ Redmi Note 9 Pro Max में जैसा कैमरा देखने को मिला वो देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन में जो चीज़ देखने को मिलता है ना स्क्वायर कैमरा, हम या फिर आपको देखने को मिलता है सैमसंग के फ़ोन्स में, हुआवे के फ़ोन्स में पीछे की तरफ जो कैमरा लेआउट होता है, कुछ कुछ वैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है, देखते आगे क्या रहता है। लेकिन जो लगता है कि डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की थोड़ा सा टाइम आ चुका है रियलमी के लिए। और इसके बाद बात करें तो जो मोटरोला है ना, उसका अपना जो सेकंड जनरेशन फोल्ड है ना वो निकालने वाली है। वेल देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन का जो फोल्डेबल फ़ोन था वो इतना ज़्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पाया। अब बारी आती सेकंड जनरेशन की, कह रहे हैं कि उसमें स्नैपड्रैगन 765 होगा, 5G होगा, और काफ़ी हद तक वो वैसा ही होगा जैसा आपको ओरिजिनल मोटो रेजर फोल्ड देखने को मिला था, यानी कि फ्लिप फ़ोन के इस कंसेप्ट में वही चीज़ आने वाली है। इस बार प्रोसेसर थोड़ा बेटर किया जाए, कैमरास पे इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, फोल्डेबल डिस्प्ले को इंप्रूव किया जाएगा और हिंज मैकेनिज्म को इंप्रूव किया जाएगा। बात आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ कि फोल्डेबल फ़ोन्स है ना अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और अभी बहुत ही ज़्यादा एक एंट्री लेवल चीज़ है। फोल्डेबल फ़ोन को एक परफेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी आप देखो यार सैमसंग के फ़ोन के अंदर भी प्रॉब्लम आई है, गैलेक्सी फोल्ड के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें Z Flip के अंदर भी प्रॉब्लम आई, उसके हिंज मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और ड्यूरेबिलिटी के इशूज़ है। मतलब कि अभी क्या है कि एक फोल्डेबल ग्लास का इंप्लीमेंटेशन होना बाकी स्मार्टफोन्स के अंदर, यानी कि फोल्डेबल फोन्स के अंदर एक प्रॉपर फोल्डेबल ग्लास का, उसके बाद हिंज मैकेनिज्म को सही करना है, यानी कि अभी 1-2 साल और आप रुक जाओ, उसके बाद ही आपको अच्छे फोल्डेबल फोन्स देखने को मिलेंगे। सैमसंग के लीक्स आ रहे हैं कि और काम कर रही है कंपनीज, लेकिन फोल्डेबल फोन में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उन्हें आप कुछ ज़्यादा जल्दी मत समझिए। और फोल्डेबल फोन्स है ना अभी बहुत महंगे रहने वाले हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद थोड़े सस्ते होंगे। इसके बाद बात करें तो जो वन प्लस है ना, उसने फोर्टनाइट के साथ पार्टनरशिप करी है, और ये बताया है कि फोर्टनाइट जो है ना मोबाइल वाला, वो 90 FPS पे सपोर्ट करेगा वन प्लस 8 सीरीज के अंदर, यानी कि 8 और 8 प्रो के अंदर वो 90 FPS पे सपोर्ट करेगा। वैसे 8 प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो 120 FPS सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं 90 FPS ही सपोर्ट करेगा, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो गेम्स होते हैं ना, मैक्सिमम गेम्स जो है ना वो 60 FPS पे लॉक रहते हैं, और काफ़ी कम गेम्स ऐसे जो कि 90 FPS को पीक कर पाते हैं, मतलब 90 FPS पे आ पाते हैं, बहुत ही कम ऐसे जो 120 तक जा पाते हैं। तो अगर गेम्स भी अगर ऑप्टिमाइज होने लगे तो हाई रिफ्रेश रेट फ़ोन लेने का और ज़्यादा फायदा। और जो गेमिंग फ़ोन आ रहे हैं जिनमें आपको 144 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, उसका रियलिटी में फ़ायदा उठा पाएंगे। जनरली गेमिंग फ़ोन के साथ दिक्कत ही रहती है कि फ़ोन के अंदर हार्डवेयर आ जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो गेम्स आने वाले होते हैं ना, वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होते कि इतने अच्छे हार्डवेयर का फ़ायदा उठा सके। और वैसे भी जो हार्डवेयर होता है ना वो नॉर्मली फ्लैगशिप हार्डवेयर होता है, जो आपको दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता है। इसलिए गेमिंग का जो मार्केट है ना वो बहुत ही छोटा है गेमिंग फ़ोन का। इसलिए ROG Phone 2 जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी थी वो इतना ज़्यादा बिका नहीं। वैसे आप लोगों को बात बता देना चाहूँगा, जून में बात की जा रही है कि आपको ROG Phone 3 भी देखने को मिल सकता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। और इसके बाद वन प्लस ने प्लान किया है कि वो आने वाले समय में अपने और ज़्यादा अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स रिलीज़ करेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चला सकते हैं। यानी ऑलरेडी वो टीवी में आ चुके थे, और ऑलरेडी वो AIoT पे काम करें, यानी कि IoT बेस्ड जो डिवाइसेस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और जो वन प्लस Z है उसका भी लीक से पता चल गया था कि जुलाई में आने वाला है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जुलाई के महीने में वन प्लस अपना कोई लॉन्च इवेंट करे और उसके अंदर अपने मतलब वन प्लस Z तो निकाले और मल्टीपल दूसरे प्रोडक्ट्स भी निकाले, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कर रही वन प्लस। वन प्लस 7T जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तब उसके साथ उन्होंने वन प्लस TV को भी लॉन्च कर दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, यानी कि फ़ोन की कीमत उन्होंने कंफर्म करी कि जो ज़्यादा जा रही थी अब वो उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। अब थोड़े वो कम प्राइसेस के फ़ोन भी बनाएंगे, और ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो अब आने वाले फ़ोन होंगे वो सस्ते होंगे, नहीं। वन प्लस 8T या 9 वो सब महंगे रेंज में रहेंगे, लेकिन उसी के साथ ही वो सस्ते वाले फ़ोन्स भी बनाएंगे जो कि शायद 20-30 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिले, जिससे स्टार्टिंग हो सकती है वन प्लस Z से। ये एक स्टेप होगा। और तो और ये बात की जा रही है कि वन प्लस अब इस टाइप के मतलब पूरे इकोसिस्टम डेवलप करेगी, जैसे एप्पल ने किया है, और कुछ इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब आप समझो कि फ़ोन लिया, बाकी चीज़ों से इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से वो कनेक्टेड रहता है, यानी कि सारी चीज़ें, जैसे कि ऑलरेडी वन प्लस TV के अंदर जो वन प्लस का अगर फ़ोन है उसमें ऐप डाल दो, अगर वन प्लस कनेक्ट की तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और इतने स्मूथ तरीके से ना कोई दूसरी ऐप काम नहीं करती। यानी कि दूसरे TVs की भी ऐप आती है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती जितने अच्छे तरीके से वन प्लस की कनेक्ट ऐप जो वन प्लस के TV के साथ काम करती है। तो जो सारा जो एक्सपीरियंस है ना उसको स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। अब बस देखते हैं कि वन प्लस का मतलब ये है कि अफोर्डेबल स्मार्टफोन तो आ रहे हैं, वन प्लस जी के बारे में हमें पता है कि उसकी एक्जैक्टली प्राइसिंग क्या होती है, देखने वाली बात है। और एक और मैं एक बात के लिए एक्साइटेड हूँ, वो ये है कि वन प्लस आने वाले समय और कौन कौन से फ़ोन लाती है जो कि थोड़े सस्ते होते हैं और दूसरे कौन कौन से प्रोडक्ट लाती है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और देखने वाली बात होगी। और इसके बाद बात करें तो कॉर्टेक्स ARM A70 और X1 दो नए चिपसेट्स, मतलब कहूँ दो आर्किटेक्चर को ARM कंपनी ने मतलब अनाउंस किया है और ये 2021 के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे उनमें आपको चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन बात की जा रही है कि कॉर्टेक्स X1 जो चिप है उसके अंदर खास बात यह है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो हाई एंड स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है और उसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। इवन कहा जा रहा है कि जो एप्पल के आईफोन और जो एप्पल की A13 बायोनिक चिप या फिर अपकमिंग A14 होती है उसे टक्कर देने के लिए इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। देखते हैं रियल वर्ल्ड में जब इनके फ़ोन आएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी थ्योरेटिकली नंबर देख के स्पेसिफिकेशन देख के चीज़ जज कर पाना वो सही बात नहीं है। ऑन पेपर हमने कई बार देखा है कि स्पेसिफिकेशन अच्छी होती हैं लेकिन जब रियल वर्ल्ड यूज होता है ना तो परफॉर्मेंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है यार, आईफोन के अंदर 3 GB 4 GB रैम होती है और एंड्रॉयड के अंदर 6 GB 8 GB 12 GB रैम भी दे दो ना, तब भी 3 GB 4 GB रैम वाला जो आईफोन है ना वो ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसका मतलब मेन रीज़न ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर अच्छा कंट्रोल है। कॉर्टेक्स X1 आ गया, A78 आ गया, इनके अंदर आपको रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहे हो तो उसको मतलब उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल के लिए A78 काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर आपको एक मेजर एडवांसमेंट देखने को मिला और एफिशिएंसी भी देखने को मिली है। इसके साथ ही कॉर्टेक्स X1 है जो प्रॉपर फ्लैगशिप फोन्स के लिए बनाया जा रहा है। अभी सिर्फ हमें ARM के आर्किटेक्चर्स देखने को मिले, अभी इनके प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं इनके प्रोसेसर्स कब आते हैं, उसके बाद एंड्रॉयड उसमें किस तरीके से ऑप्टिमाइज होता है और उसके बाद रियल वर्ल्ड में कैसी परफॉर्मेंस रहती है और क्या ये अभी का जो किंग बना हुआ है अपना आईफोन और एप्पल की बायोनिक चिप्स, क्या ये उनके साथ कंपीट कर पाती है या फिर उनके लेवल तक आ पाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। और यहीं पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो एंड्रॉयड है ना वो हमेशा से लैग करता हुआ जा रहा है। और इसके बाद फाइनली बात कर दो आरोग्य सेतु है ना, उस ऐप को अभी ओपन सोर्स कर दिया नीति आयोग ने। यार मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी इस ऐप के बारे में और उनको बोला था कि बग बाउंटी प्रोग्राम भी उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया, यानी कि काफ़ी सारे लोग बता रहे थे इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो नीति आयोग ने बोला ये लो अभी जो ऐप है ना ये ओपन सोर्स होगी, इसका कोड देखो और एक बग बाउंटी प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर आप कोई प्रॉब्लम वगैरह ढूंढ के निकालोगे तो हम आपको पैसा भी देंगे। तो देखा जाए तो एक ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और सिक्योरिटी के पर्पज से भी अच्छा है कि अगर ओपन सोर्स कर दिया, बग बाउंटी प्रोग्राम कर दिया, तो देखा है तो इस तरीके से जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो सॉल्व हो जाती है इसके अराउंड, जो उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिर भी देखते आगे की कहानी क्या रहती है। और वैसे देखा जाए तो अभी कहा जाता है तकरीबन इंडिया में 11 करोड़ लोग हैं जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया, आरोग्य सेतु ऐप को। वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों ने इंस्टॉल किया आरोग्य सेतु ऐप को? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और अब फाइनली बात करते हैं पोको के बारे में। जो पोको है ना उसका फ़ोन आने वाला है अपकमिंग पोको M2 और M2 Pro। ये काफ़ी एक्साइटिंग फ़ोन्स होने वाले हैं, अभी इनके बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है पोको X सीरीज़ के नीचे के फ़ोन हो। और इस साल पोको की प्लानिंग है कि मल्टीपल और फ़ोन्स निकालेगी, यानी कि एक तो उनका प्लान है कि वो F2 निकालेगा, F2 Pro इंडिया में नहीं लाने वाला, लेकिन X2 से नीचे वाली कीमत में वो शायद अपने M2 या M2 Pro निकाल सकते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं और आप समझ सकते हैं कि जो फ़ोन है ना बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। ये बात बता सकता हूँ आपको, हो सकता है कि इन फ़ोन्स का जो लॉन्च है शायद आपको जून या जुलाई में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जो फ़ोन्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा हैवीली लीक हो रहे हैं। और M2 और M2 Pro दो फ़ोन का आप समझ के रखिए काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। और पोको के अगर आप फ़ैन हो ना तो उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कम से कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट शायद से आपको देखने को मिल सकता है इन फोन्स के अंदर। तो खैर ये बात हो जाती है इन फोन्स की। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट के बारे में। तो कमेंट है कि सर आई वांट टू नो डायमेंसिटी 1000+ वर्सेस स्नैपड्रैगन 865। सीधी भाषा में बात करूँ, स्नैपड्रैगन 865 अभी एंड्रॉयड के प्रोसेसर में किंग और डायमेंसिटी 1000+ के बराबर नहीं आ पाता। वो 765 और 768 के ऊपर चले जाता है, 865 के नीचे ही आता है। तो स्नैपड्रैगन 865 एक किंग बना हुआ है, डायमेंसिटी 1000+ उसके नीचे आता है। और स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर जो है ना एप्पल की बायोनिक चिप्स होती है ना वो आती हैं। तो ये आपके सवाल का आंसर। वैसे अगर आपका ऐसी कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन नीचे खुला है, वो पूछना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।